बात है साल 1907 की, जब डंकन मैकडोगल नाम के एक फिजिशियन ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश की थी सब्जेक्टेड टू 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट, और ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था। साल 1901 में वो ये जानना चाहते थे कि आखिर हमारे शरीर में जो आत्मा है ना, उसका वजन कितना है, और इसे वेरीफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो ये था कि डेथ बेड में पड़ी किसी बॉडी को उसके अंतिम पलों में लगातार मॉनिटर किया जाए, क्योंकि किसी इंसान के मरने के बाद तो उसकी आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाएगी। अगर मरने के बाद उस शरीर के वजन में कोई भी कमी देखने को मिलती है तो मतलब आत्मा बॉडी में एग्जिस्ट करती है, और जितना वजन कम हुआ होगा वो होगा आत्मा का मास। अब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए टोटल 6 डेथ बेड में मौजूद बॉडीज का जुगाड़ किया जो किसी भी पल आखिरी सांस ले सकती थी, और उनकी बॉडीज में किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही थी, और इवेंचुअली उन 6 में से एक बॉडी का वजन मरने के ठीक बाद करीब 21.3 ग्राम्स कम हो गया था, जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि हमारे शरीर में आत्माएं होती है और उनका वजन 21.3 ग्राम्स होता है। अब उनके इस एक्सपेरिमेंट को ना काफी क्रिटिसाइज किया गया था, लेकिन सवाल यह आता है कि जब आत्मा मानव शरीर को एस्केप कर गई तब उसका क्या होता है? Well, that is where reincarnation comes into play. अब देखो, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मानव शरीर से आत्मा के निकलने के बाद वो नए शरीर की तलाश करती है, जो मिलने के बाद वो फिर उसी नए शरीर में पुनर्निवास कर लेती है, और इसी पुरानी आत्मा के नए शरीर में जाने के प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। पर क्या ये साइंटिफिकली पॉसिबल है? वेल, द आंसर इज यस। और कैसे? वेल, आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। देखो, जन्म संबंधित है हमारी आत्मा से, और आत्मा का मूल आधार है चेतना, यानी कि कॉन्शियसनेस की। बट ये कॉन्शियसनेस होता क्या है? वेल, ट्रस्ट मी, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि इसकी कोई निर्धारित परिभाषा ही नहीं है। सबसे सरल एक्सप्लेनेशन तो यही है कि अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जिस्टेंस की अवेयरनेस ही कॉन्शियसनेस कहलाती है। इंटरनल एग्जिस्टेंस यानी कि इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, जबकि एक्सटर्नल अवेयरनेस इंक्लूड करते हैं आसपास की सराउंडिंग्स में होने वाली चीजें। लाइक कहीं पर पार्टी हो रही है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, या आपके सामने खाई है तो उसमें ना कूदने की समझ, ये सब कुछ कॉन्शियसनेस का ही पार्ट होता है। बट वॉट ऑल्सो इज ए पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस इज समथिंग वी बेटर कॉल एज मेमोरी। आपकी याददाश्त और आपने अपने जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया है ना, वो सब भी चेतना का ही हिस्सा होता है, और वही कहीं ना कहीं आपके थॉट्स को डिराइव और प्रोवोक भी करता है। वैसे क्या साइंस रीइंकार्नेशन जैसी मिस्ट्रीज को समझ सकती है? अब अगर हम सच में इन सीक्रेट्स को डिकोड करना चाहते हैं तो हमें पैटर्न्स और डेटा पे फोकस करना पड़ेगा, जो सिर्फ एडवांस टूल से ही समझे जा सकते हैं। और इसी दौर में डेटा साइंस एक मस्ट हैव स्किल बन गई है। वैसे भी आज का जमाना जो है वो डेटा का है, और जो आज डेटा समझता है वो कल का फ्यूचर डिफाइन कर सकता है। डेटा साइंस अब एक मस्ट हैव स्किल बन गया है, चाहे तुम किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये स्किल मिलेगा कहां से? तो इसका जवाब है ओडिन स्कूल। यहाँ पे आपको मिलेगा इंडस्ट्री अलाइंड करिकुलम, जो सीधा मार्केट की नीड्स के हिसाब से डिजाइन्ड है। ओडिन स्कूल का डेटा साइंस कोर्स लाइव इंस्ट्रक्टर लेड है, यानी कि सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है, बल्कि रियल टाइम लर्निंग जो टीचर्स के साथ हमेशा इंटरेक्ट कर सकते हो। और बात सिर्फ थियरीज की नहीं है, यहाँ पे आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर भी काम करते हो, जो आपको एक्चुअल जॉब स्किल्स सिखाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ पे एक डेडिकेटेड जॉब पोर्टल है, जहाँ से 500 प्लस हायरिंग ऑर्गेनाइजेशंस आपको पहले ही प्रेफर करती है। प्लेसमेंट्स के लिए मॉक इंटरव्यूज तक कराते हैं ये लोग, ताकि आप जॉब के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाओ। अब अगर किसी ने कहा कि अच्छे प्लेसमेंट्स और क्वालिटी एजुकेशन महंगी होनी चाहिए, तो ओडिन स्कूल ने उस मिथ को भी तोड़ दिया है। ये कोर्स इतना कॉस्ट एफिशिएंट है कि तुम क्वालिटी एजुकेशन को अपने बजट में पा सकते हो। तो अब रुकने का सवाल ही नहीं बनता, डिस्क्रिप्शन लिंक से ओडिन स्कूल के वेबसाइट पर जाओ, अपनी डिटेल्स डाल के ये सिंपल सा फॉर्म भरो, अपना डेटा साइंस का कोर्स इनरोल करो, क्योंकि ये है वो स्किल जो आज भी वैल्यूएबल है और कल भी वैल्यूएबल रहेगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब दोस्तों, ये तो हो गया फिलोसॉफिकल प्लस सूडो साइंटिफिक डेफिनेशन, बट जब बात आती है न्यूरोलॉजी की तो एक अलग कहानी हमें पता चलती है।
देखो, न्यूरोलॉजी कहती है कि कॉन्शियसनेस हमारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स द्वारा क्रिएट किया गया एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है जो रिलेटिव एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफर करते रहते हैं। ऑल्दो इन पैटर्न्स को देख के आप किसी की इमोशनल स्टेट जरूर पता कर सकते हो, जैसे कोई बंदा खुश है तो उसके न्यूरॉन्स में किसी तरह की एक्टिविटी हो रही है, पर वो एक्चुअली क्यों खुश है, उसका रीजन क्या है, ये रहस्य उसकी चेतना में छिपा रहता है, जिसे न्यूरॉन पैटर्न्स देखकर नहीं समझा जा सकता। और यही प्रॉब्लम आती है जब हम क्लासिकल साइंस की किसी भी फील्ड, फिर चाहे न्यूरोलॉजी, साइकोलॉजी या इवन फिजिक्स को ही ले ले, एज ए होल हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर कॉन्शियसनेस के कोर कॉन्सेप्ट को क्लासिकल साइंस के थ्रू डिकोड नहीं किया जा सकता जब तक कि हम क्वांटम फिजिक्स में ना घुस जाएं। और यहां से शुरू होता है इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा। क्वांटम फिजिक्स किसी भी चीज को किसी डिफाइनाइट स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि वेव फंक्शन में स्टडी करती है। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हर ऑब्जेक्ट के मल्टीपल और यूनिक फिजिकल, एनर्जेटिक और इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं और हर ऑब्जेक्ट कोई ना कोई क्वांटम इंफॉर्मेशन कंटेन करता ही है। और ये जो क्वांटम इंफॉर्मेशन होते हैं ना, दिस इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस। देखो, इसकी शुरुआत की थी 20th सेंचुरी में यूजीन विग्नर ने, जिन्होंने ये प्रपोज किया था कि सुपरपोजिशन का वेव फंक्शन तभी कोलैप्स करता है जब वो कॉन्शियसनेस से इंटरैक्ट करता है, या यूं कहे कि जब वो इस कॉन्शियसनेस के इंफॉर्मेशनल एस्पेक्ट से इंटरैक्ट करता है। अब वैसे तो हम इसे कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट अगेन इंफॉर्मेशन क्वांटम फिजिक्स में कोई जानकारी नहीं होती है, बल्कि इस क्वांटम पार्टिकल की पॉसिबल स्टेट्स और इंटैंगल्ड पोजीशंस और पार्टिकल्स के कलेक्टिव इन्फो होती है जो उस क्वांटम पार्टिकल में एम्बेडेड रहती है। जैसे कि ये क्वांटम पार्टिकल्स किसी भी प्लेन से इंडिपेंडेंट रहते हैं, इसीलिए सुपरपोजिशन के हिसाब से ये अलग अलग प्लेन्स में अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं और किसी एक क्वांटम पार्टिकल के इन्हीं डिफरेंट स्टेट्स को होल्ड या डायरेक्ट करती है इनके अंदर स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। अब अगर बिल्कुल ही लेमेन टर्म्स में बताना हो तो आप क्वांटम पार्टिकल्स को कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन को वो हार्ड डिस्क मान लीजिए जिसमें ये डेटा स्टोर होता है कि उस पार्टिकल को किस तरह फंक्शन करना है इन सुपरपोजिशन एज वेल एज कोलैप्स्ड स्टेट्स में। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारी कॉन्शियसनेस और कुछ नहीं बल्कि क्वांटम इंफॉर्मेशन का एक कलेक्टिव रूप होता है, जो जब हम अलाइव या एक्टिव होते हैं ना, तब हमारे आसपास के क्वांटम पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करके उनके वेव फंक्शन को कोलैप्स करवा देती है और एज ए रिजल्ट हमें हमारे करंट एग्जिस्टेंशियल प्लेन का वर्ल्ड दिखाई पड़ता है, क्योंकि उस वक्त हमारी कॉन्शियसनेस भी उसी प्लेन में एग्जिस्ट कर रही होती है ना। हमारी कॉन्शियसनेस का क्वांटम पार्टिकल्स के फॉर्म में होना और क्वांटम इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करना हमारे लिए रास्ता खोल देता है एक और फिनोमेना का, कॉल्ड क्वांटम इंटैंगलमेंट। अब देखो, क्वांटम इंटैंगलमेंट एज वी टोल्ड बिफोर एक ऐसी थियरी है ना जिसके हिसाब से मल्टीपल क्वांटम पार्टिकल्स सेम या फिर डिफरेंट प्लेन्स में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन के मीडियम से, जहां एक सर्टेन स्टेज पे उन दोनों इंटरकनेक्टेड पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन इजीली दोनों के बीच ट्रैवल कर सकती है। अब चाहे उन इंटैंगल्ड पार्टिकल्स में कितनी ही लाइट ईयर्स या फिर डायमेंशंस का ही अंतर क्यों ना हो। नाउ आई होप सो कि आप इन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को अगर कोर से नहीं तो ऊपर तो समझ ही गए होंगे, जिसे और डिटेल में जानने के लिए आप हमारे चैनल पे मौजूद क्वांटम फिजिक्स वाली इस वीडियो को देख सकते हो, जो पूरे YouTube पे लिटरली क्वांटम फिजिक्स का इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन है। अब जरा गौर से सुनिएगा, अगर हम इन दोनों ही केसेस को एक साथ देखें तो इसके हिसाब से जब भी हमारी ये फिजिकल बॉडी प्राण त्यागती है ना, तो हमारा शरीर तो यहीं पर रह जाता है, पर जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो किसी दूसरे प्लेन में अपने इंटैंगल्ड पार्टिकल्स के पास चली जाती है, जरूरी इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हुए। अब जिस तरह यहाँ डेथ ने एक ट्रिगर इवेंट की तरह उस इंफॉर्मेशन को इंटैंगल्ड पार्टिकल्स के पास भेजा, उसी तरह उस प्लेन में भी एक सर्टेन टाइम के बाद क्या पता कोई ट्रिगर इवेंट आया हो जिससे उस प्लेन से वो कॉन्शियसनेस वापस से इंफॉर्मेशन को लेकर आती हो और एक नए कोहेरेंट फॉर्म में ट्रांजिशन कर जाती हो, जो पूरी दुनिया में कोई भी बॉडी हो सकती है। इवन अगर क्वांटम इमोर्टैलिटी के नजरिए से देखे, जो मल्टीवर्स में विश्वास रखता है, देन उसके हिसाब से तो नई बॉडी हमारे क्या किसी पैरेलल यूनिवर्स में भी एग्जिस्ट कर सकती है। अब जरा इन कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इंग्लिश टर्म्स को थोड़ा आसान हिंदी शब्दों से रिप्लेस करते हैं। हमारी जीवन लीला खत्म हुई, हमारी चेतना ने हमारा साथ छोड़ दिया और हमारी आत्मा इस शरीर को त्याग के किसी दूसरे आयाम में चली गई। इस्लाम के हिसाब से जन्नत या जहन्नुम, क्रिश्चियनिटी के हिसाब से हेवन या हेल और सनातन के हिसाब से स्वर्ग या नर्क।
अब यहाँ अपने पाप या पुण्य के आधार पर सजा या मजा काटने के बाद कर्मों के आधार पे उस सुपीरियर बीइंग द्वारा वापस से इन आत्माओं को पृथ्वी में भेजा जाता है, जहाँ ये वापस से एक नए शरीर में पहुंच जाते हैं। और किसी पुराने शरीर को छोड़ के नए शरीर में उसी सेम आत्मा का जाना या किसी सेम कॉन्शियसनेस का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में क्वांटम इंटेंगलमेंट की बदौलत ट्रांसफर होना, ये पुनर्जन्म नहीं तो और क्या है। एंड हेंस इस छोटे से प्लॉट पॉइंट को जोड़ देने से क्लासिकल तो नहीं पर हाँ क्वांटम फिजिक्स तो रीइंकार्नेशन के आइडिया को कंप्लीटली जस्टिफाइड और ट्रूथफुल ठहराते हुए नजर आती है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारी कॉन्शियसनेस में हमारी पास्ट लाइफ के भी इंस्टेंस एम्बेड होते हैं तो हमें वो याद क्यों नहीं रहते। वेल इस पे डिस्कस करना टॉपिक को थोड़ा सा हाइपोथेटिकल रास्ते पे ले जाएगा। अब देखो क्वांटम एंटेंगलमेंट के एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस में ये चीज साफ साफ नजर आई थी कि ऐसा नेसेसरी नहीं है कि क्वांटम पार्टिकल्स की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली रिटेन्ड और लॉसलेस रहे, बल्कि इनके नेचर में भी इंटेंगलमेंट प्रोसेस के दौरान लॉसेस नोटिस किए गए हैं। नाउ दिस कुड इवेंचुअली इंडिकेट कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी के बीच मेमोरी इंफॉर्मेशन का पार्शियल लॉस हो जाता है और कुछ मेमोरी जो रिटेन भी होती होगी जो समय के साथ साथ डिमिनिश हो जाती होगी या न्यू एक्सपीरियंस के चलते हमारे दिमाग के लिए अननोटिसेबल हो जाती होगी। पर ऐसा नहीं है कि ये मेमोरीज न्यू बॉडी ट्रांसफर में कंप्लीटली वाइप आउट हो जाती है, बल्कि कई केसेस में ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को जब उनकी प्रोक्लेम्ड पास्ट लाइफ से सिमिलर कंडीशंस में रखा गया है तो उनके बीते जन्म की मेमोरीज और इंस्टिंक्ट्स ट्रिगर होने लगती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है पोलॉक सिस्टर्स। तो साल 1946 और 1951 में इंग्लैंड की एक कैथोलिक फैमिली में दो बेटियों का जन्म हुआ, जिनमें से बड़ी वाली का नाम जोआन्ना पोलॉक और छोटी वाली का नाम जैकलीन पोलॉक रखा गया। सब कुछ सही चल रहा था, पर साल 1957 के एक काले दिन जब वो दोनों बहनें अपने 9 साल के दोस्त एंथनी के साथ चर्च जा रही थी, तभी ड्राइवर की लापरवाही की वजह से उन तीनों का एक्सीडेंट हो जाता है और तीनों वहीं पर दम तोड़ देते हैं। इस घटना ने पोलॉक फैमिली को पूरी तरह से तोड़ दिया था, पर ये इस कहानी का अंत नहीं था। घटना के करीब 1 साल बाद 4 अक्टूबर 1958 के दिन उन बच्चों की मां ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। और अजीब बात यह थी कि उन बेटियों का एग्जैक्टली उसी जगह पे बर्थ मार्क्स थे जिस जगह पे पोलॉक फैमिली की पिछली दोनों बेटियों के चोट के निशान पड़े हुए थे। जब वो दोनों 3 महीने की थी तो कुछ समय के लिए उनके पेरेंट्स ने घर शिफ्ट किया, मगर 4 साल बाद जब वो वापस आए ना तो दोनों बहनें हर एक जगह को ऐसे पहचान रही थी जैसे बहुत पहले से वहां पर रह रही हो, जबकि वो दोनों वहां पर पहली बार आई थी। उन्हें कभी भी उनकी बहनों के बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बताया गया था, मगर वो दोनों 4 साल की बच्चियां जोआन्ना और जैकलीन के सभी खिलौनों को उन्हीं नामों से बुला रही थी जिन नामों से उनकी बड़ी बहनें बुलाया करती थी। और केवल यही नहीं, कार एक्सीडेंट का जिक्र कभी ना किए जाने के बावजूद उन दोनों बहनों को हर एक डिटेल इवन एक एक चोट के बारे में पता था और उन दोनों बहनों को कार से डर भी लगता था। कई बार उन्होंने एक बुरे सपने का भी जिक्र किया जिसमें उन्हें सपना आया करता था कि उन्हें कोई कार से उड़ा के चला गया। कई लोगों के लिए ये इत्तेफाक होगा, मगर हमारे हिसाब से ये कॉन्शियसनेस के क्वांटम इंटेंगलमेंट का वो केस था जिसमें ज्यादा मेमोरी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं हुआ। ऊपर से उन दोनों बहनों की सब कॉन्शियसनेस में जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज थी ना, वो वापस से उनकी पास्ट लाइफ वाली जगह में आने के बाद और ज्यादा स्ट्रांग और एक्टिव हो गई और उनका ब्रेन उन मेमोरीज को आइडेंटिफाई करके रिकंस्ट्रक्ट करने लगा बजाय कि उन्हें खो देने के। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद पास्ट लाइफ की इन मेमोरीज को अवेकन करने के लिए कई सारी टेक्निक्स भी प्रोक्लेम्ड फॉर्म में यूज की जाती है, जहां उन्हें करने वाले और प्रमोट करने वाले लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके लोग नियरली नींद की अवस्था में अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। नाउ कलेक्टिवली इन टेक्निक्स को पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक्स कहते हैं और इनका तरीका बड़ा सिंपल होता है। एक थेरेपिस्ट पहले आपको हिप्नोटाइज करेगा, जिसके बाद वो आपके सबकॉन्शियसनेस को अवेकन करेगा और फिर कुछ सवालों के माध्यम से आपको एक ऐसी जगह पहुंचा देगा जो सपोजिटली आपकी पास्ट लाइफ होगी। आप नींद में होंगे और आपको सब कुछ सपने की तरह लग रहा होगा, मगर इन थेरेपिस्ट्स के अकॉर्डिंग वो विजन कोई ड्रीम नहीं होगा बल्कि आपकी पास्ट लाइफ मेमोरीज होती है। अब अगर आपको याद होगा तो पहले इमेजिन चैनल पे ना एक शो आया करता था राज पिछले जन्म का नाम से, जिसमें ऐसी ही एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती थी और कंटेस्टेंट्स को उनके पिछले जन्म की मेमोरीज में
में भेजने का क्लेम किया जाता था। और भारतीय ऑडियंस इतनी भोली है कि मजे में इसे एंजॉय भी करती थी, और कुछ लोग तो मेरे आसपास ऐसे भी थे जो इसे सच भी मानते थे। अब हो सकता है कि इसमें कुछ सच्चाई हो, हम इस पे सवाल नहीं उठा रहे क्योंकि ऐसी बातें हमेशा विश्वास पे टिकी रहती है, बट ये दावा साइंटिफिकली कितना सच है, वेल ये अपने आप में काफी डिबेटेबल इशू है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, न्यूरोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स जनरली पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखे गए विजन्स को ये कहते हुए डिस्कार्ड कर देते हैं कि पेशेंट्स द्वारा जो भी देखा जाता है वो उनकी फैंटेसीज का मैनिफेस्टेशन होता है। ये उनके द्वारा क्रिएट किए गए ऐसे डिल्यूजन्स होते हैं जिन्हें वो सच्चाई में मानते हैं या मानना चाहते हैं। अगेन इन दोनों ही साइड्स के पास अपने अपने थॉट से रिलेटेड क्लियर कट एविडेंसेस नहीं है जो इनके अपोजिंग थॉट्स को झूठा ठहरा सके। इसलिए फैसला आप पे है कि आप इनमें से किस पे विश्वास करते हो। हालांकि क्या आपको पता है कि गांधी जी के जीवन में भी पुनर्जन्म का एक किस्सा मौजूद है जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और पुनर्जन्म को लेकर के काफी सारे डाउट्स आपके मन में क्लियर हुए होंगे। वैसे आप इसे सच मानते हो या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने उस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना जिसमें हमने बात किया है पुनर्जन्म की एक ऐसी कहानी के बारे में जिसमें एक छोटी लड़की जब बड़ी होती है तो उसे याद आता है कि वो तो आज से 1000 साल पहले इजिप्ट में रहा करती थी। और ये केवल मजाक नहीं था बल्कि उसे इजिप्ट के हर एक चीज पता थी जो कि आज के जमाने के लोगों को पता नहीं होनी चाहिए थी। ये स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस और बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है जिसे आज तक कोई भी झूठा डिक्लेयर नहीं कर पाया। पर क्यों, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर जरूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।